हेलो स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन क्वेश्चन चैप्टर के ही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही यह क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे है। ऑन ए हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो with the speed of 9 km per hour with respect to the belt between his father and mother located 50 meter apart on the moving belt. The belt moves at a speed of 4 km per hour for an observer stationary on a stationary platform outside. What is the तीन क्वेश्चन पूछेंगे। स्पीड ऑफ द चाइल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, एंड सी में है टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी। फिर एक और पार्ट है विच ऑफ द आंसर्स अल्टर इफ द मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है और सिंपल नहीं है क्वेश्चन समझने के लिए, बहुत सारा एक सेटअप बना दिया गया। डायग्राम को देख करके समझने की कोशिश करते हैं। एक हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट है, ये जो ग्रे कलर का सा लाइट ग्रे कलर सा है, ये हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट है। इस बेल्ट के ऊपर कोई भी खड़ा होता है कहीं से कहीं पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पे जहां बहुत दूर चलना होता है वहां पे इस तरह की फैसिलिटी रहती है, कहीं कहीं पे रेलवे स्टेशन पे भी रहती है कि इसके ऊपर चढ़ जाओ, आराम से जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे विदाउट वॉकिंग। वॉक करने से बचा देता है। हॉरिजॉन्टल लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट जैसे वर्टिकली ले जाता है वैसे यह बेल्ट हॉरिजॉन्टली कहीं से कहीं भी ले जा सकता है। तो क्या दिया है, बेल्ट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर और उसके मम्मी और पापा, चाइल्ड के मम्मी पापा थोड़ी दूर पे खड़े हैं आमने सामने। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है, 50 मीटर अपार्ट। 50 मीटर है दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच में डिस्टेंस 50 मीटर है। अब ये चाइल्ड क्या कर रहा है, चाइल्ड तो एनर्जेटिक है, दौड़ता रहता है। तो द चाइल्ड इज रनिंग बिटवीन हिज फादर एंड मदर, कभी दौड़ के पापा के पास आ गया, कभी मम्मी के पास चला गया, फिर पापा के पास चला गया, फिर मम्मी के पास चला गया। इस तरह से ये दौड़ रहा है मम्मी पापा के बीच में। अब क्वेश्चन क्या है, फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। अब ये ऑब्जर्वर भी एक है, स्टेशनरी है, यह रुका हुआ है, यह बेल्ट के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में हमें क्वेश्चन देना है, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट। जब चाइल्ड भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और बेल्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस केस में स्पीड क्या होगा। ऑप्शन ए, क्या होगा स्पीड, चाइल्ड की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और इसमें बेल्ट की स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है, 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों स्पीड ऐड होकर के क्या मिल गया, 13 किलोमीटर पर आवर। दूसरे को देखो, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट। इसमें क्या होगा, चाइल्ड की स्पीड में बेल्ट की स्पीड माइनस हो जाएगी। 9 किलोमीटर पर आवर में 4 किलोमीटर पर आवर को माइनस करना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बोट टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक रिवर में एक बोट जा रही है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, सिमिलर क्वेश्चन यह हो गया। अब सी में देखो, सी का दो पार्ट है। पहला पार्ट है ए में टाइम कितना लगेगा और बी में टाइम कितना लगेगा। और यहाँ पे अब ध्यान देने की बात है, जब हम लोग ए को या बी को किसी को भी सॉल्व कर रहे हैं तो ये बेल्ट मूव कर रहा है, तो बेल्ट के साथ फादर, चाइल्ड और मदर तीनों ही मूव कर रहे हैं, है ना, तीनों ही मूव कर रहे हैं। तो इस बेल्ट के मोशन से किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे एक ट्रेन के अंदर मान लो मेरे को अपने सीट से उठ करके किसी दूसरे की सीट पे जाना है, तो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ट्रेन किस स्पीड से चल रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस जो है 50 मीटर का डिस्टेंस है ना, 50 मीटर का डिस्टेंस है। और स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, चाइल्ड की स्पीड से अब हमें काम है, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड की स्पीड से काम है। चाइल्ड की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करना होगा, 50 मीटर डिवाइड बाय 9 इंटू 5 डिवाइड बाय 18, 10 टू 20 सेकेंड चाइल्ड को लगेगा। अब वो चाहे बेल्ट के मोशन के डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, दोनों ही डायरेक्शन में टाइम तो उतना ही लगना है, टाइम उतना ही लगना है ना। समझ में आ रही है बात।
अब देखो लास्ट वाला पार्ट, सी का 1 और 2 दोनों में टाइम उतना ही लगना है, 20 सेकेंड, दोनों में ही 20 सेकेंड का टाइम लगने वाला है। अब लास्ट चीज को देखो, विच ऑफ द आंसर्स अल्टर इफ द मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्वर को हटा दो, ऑब्जर्वर की हमें जरूरत नहीं है, वन पेरेंट इज सीइंग, क्या देख रहे हैं, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अब जब सब कुछ बेल्ट के ऊपर है, ऑब्जर्वर भी बेल्ट के ऊपर है, चाइल्ड भी बेल्ट के ऊपर है, तो चाइल्ड अपनी स्पीड से रन कर रहा है, क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फादर भी मूव कर रहे हैं, बेल्ट भी मूव कर रहा है, मदर भी मूव कर रही है, तो सबका वो तो स्पीड 4 किलोमीटर, वो इग्नोर कर सकते हैं उसको, या इंक्लूड करोगे तो भी लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट 9 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर चेंज होगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछ गया, विच ऑफ द आंसर्स अल्टर, आंसर किसका अल्टर हुआ, ए का आंसर चेंज हो गया, 9 किलोमीटर आ गया, बी का भी आंसर अल्टर हो जाएगा, सेम आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर आएगा। पहले 13 आया था, अभी 9 आ रहा है, इधर 5 आया था, अब 9 आ रहा है, और टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रहा है, देखो इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है अब, ऑल दो स्पीड चेंज हो जा रही है, लेकिन टाइम तो सेम है ना। अब जब फादर के पास से चला और मदर के पास पहुंचा, चाहे यह देखे या फादर देखे या मदर देखे, कोई भी देखे, सेम टाइम पे ही पहुंचेगा, सेम टाइम पे पहुंचेगा ना। और कैलकुलेट भी तो 9 किलोमीटर पर आवर से ही करना है ना हमें। जब हमने स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए कैलकुलेट किया था तब भी 9 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड ली थी, और अभी भी 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेनी है, तो आंसर तो सेम ही आना है। तो सी विल नॉट अल्टर, ए एंड बी विल अल्टर, will alter, C will not। ओके, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन अ 2 lane रोड, कार A is traveling with a speed of 36 kilometer per hour. Two cars B and C approach the car A in opposite directions with speed 54 kilometer per hour each. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being equal to 1 kilometer, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? पिक्चर बनाने की कोशिश करो सबसे पहले, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक 2 lane रोड है, एक साथ 2 ही कार पास कर सकती है, 3 कार एक साथ पास नहीं कर सकती है। उसमें कार A इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार A मान लो, यह कार A है, इट इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में लिखूं मैं, 10 मीटर पर सेकंड, ये सब कुछ अब सीख लेना है तुम्हें, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही 36 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। अब देखो क्या दिया है, 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए, कार ए की तरफ 2 कार और आ रही हैं, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, मतलब एक इस तरफ से आ रही है और एक इस तरफ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार बना देता हूँ, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, थोड़ी सी दूर बनाते हैं इसको, और मान लो यहाँ पे है, ठीक है। 2 कार एक की तरफ जा रही है, तो एक की तरफ जा रही है, यह कार भी एक की तरफ जा रही है, यह कार भी एक की तरफ जा रही है, दोनों की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। एट ए सर्टेन इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो ये उसी समय का फोटो बन रहा है, पिक्चर उसी समय का बन रहा है जब का ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, 1 किलोमीटर के बराबर है, तो बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। चलो मान लो बी यहाँ पे रखते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, और सी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डस। 2 लेन रोड है, अब याद करो, देखो क्वेश्चन में लिखा था 2 लेन रोड है, तो दोनों एक साथ तो क्रॉस नहीं कर सकते, तीनों कारियां एक साथ क्रॉस नहीं कर सकती है, पहले एक को क्रॉस करना होगा फिर दूसरे को क्रॉस करना होगा। बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डस, बी इधर से अप्रोच कर रहा है, ए इधर जा रहा है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
25 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड आएगी, 25 मीटर पर सेकेंड आएगी, और इधर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी इन दोनों के बीच की। तो ये 25 की स्पीड है, यह 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो ऑफकोर्स बी तो पहले ही ओवरटेक करेगा ना, बी तो पहले ही ओवरटेक करेगा। इसमें एक्सेलरेशन की जरूरत क्या है, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। इस केस में तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया, क्या लग रहा है, कहीं पे हमने कुछ और मिस किया है क्या, क्या लग रहा है, क्वेश्चन तो गलत नहीं है। हमने क्या किया था, देखो ध्यान दो, कहाँ पे क्या क्या हमने एज्यूम किया था जो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन में लिखा है वह सब कुछ हमने नोट किया है। ऐसा भी कुछ लिखा है क्या जो क्वेश्चन में नहीं लिखा है, हमने जो मान लिया है। हमने यह माना था, क्या माना था, कौन सी कार ए है, कौन सी बी है, कौन सी सी है। ए तो बीच में होगा ही होगा, बी यह वाली है और सी यह वाली है, यह हमने एज्यूम किया था। जब हमने एज्यूम किया था तो क्वेश्चन में सॉल्व करने का कुछ नहीं बच गया। अब उल्टा करके देखो इसको, सी अगर मान लो यहां पर है, इस ये बी है और यह सी है, यह बी है और यह सी है। रिलेटिव वेलोसिटी अभी भी 25 मीटर पर सेकेंड की इसकी है, यह इसकी 5 मीटर पर सेकेंड की है, 5 हाँ मीटर पर सेकेंड, और यह 25 मीटर पर सेकेंड। अब बी पहले ओवरटेक करना चाहता है, बी वांट्स टू ओवरटेक, देख क्वेश्चन में क्या लिखा है, बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डस। सी के पहले ये ओवरटेक करना चाहता है, सी की स्पीड देखो बहुत ज्यादा है, उससे पहले बी चाह रहा है कि मैं ओवरटेक कर लूं, एक्सेलरेशन की जरूरत होगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख रहे हो क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कट नहीं रहता है, कई बार बहुत क्लियर कट नहीं रहता है, जो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, फिर कुछ एज्यूम नहीं करना होगा, इनफैक्ट दो केस में से किस केस को सॉल्व करना है ये डिसाइड करना है। अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की जरूरत है ना। अभी तक इतना ही क्लियर हुआ है कि कुछ एक्सेलरेशन अगर होगा तब बी ओवरटेक कर सकता है सी के पहले। ठीक है, आप सॉल्व कैसे करें, ये एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, कार ए भी चल रही है, बी भी चल रही है, सी भी चल रही है, कहाँ पे ओवरटेक होने वाला है हमें नहीं पता है, ओवरटेक कहाँ पे होगा नहीं पता है हमें, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या लग रहा है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से कर ले सकते हैं। यहाँ पे अब फिर सोचो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में, रिलेशन की बात हो रही है, एक दूसरे के कंपैरिजन में बात हो रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को सोच रही। अब सोचो रिलेटिव वेलोसिटी से क्या हम लोग निकाल सकते हैं कि सी किस समय ओवरटेक करेगा। ए और बी का स्पीड तो फिक्स्ड है, ए और सी दोनों की स्पीड फिक्स है, एक्सेलरेशन सिर्फ सी का हो रहा है, एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ सी का हो रहा है। तो सी ए से कब मिलेगा यह एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ए और सी दोनों आपस में कब ओवरटेक करेंगे ये तो फिक्स्ड है। डिस्टेंस कितना है दोनों का, 1000 मीटर है ना, डिस्टेंस 1000 है, स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड 1000 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में सी ए को ओवरटेक कर लेगा, कहां पे करेगा इससे हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें इतना पता चल गया कि 40 सेकेंड में सी ए को क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो अब बी को 40 सेकेंड के पहले ही इसको क्रॉस करना है, 40 सेकेंड के बी हैज टू ओवरटेक ए बिफोर 40 सेकेंड, बी हैज टू ओवरटेक ए इन 40 सेकेंड मान लो, इन 40 सेकेंड, और उससे थोड़ा सा ज्यादा स्पीड रखेगा तो 40 सेकेंड के पहले हो जाएगा इसका काम। पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के हम लोग काम कर ही रहे हैं। 40 सेकेंड के पहले बी को ओवरटेक करना है। फिर से अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करो, 40 सेकेंड से पहले इसको ओवरटेक कर लेना है, तो स्पीड कितनी है हमारे पास, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में अब हम लोग सिर्फ बात करेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना दिया है 40 सेकेंड, एक्सेलरेशन निकाल देना है हमें, फॉर्मूला लगा दो,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले के ऊपर हमारा आंसर आ जाएगा। 1000 मीटर का डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू यू कितना है 5 इंटू टाइम 40 प्लस 1/2, ए की वैल्यू नहीं पता है, टी स्क्वायर कितना होगा 1600, 40 इंटू 40 1600। इस सिंपल से इक्वेशन को सॉल्व करो, हमें टाइम एक्सेलरेशन मिल जाएगा। 1000 इज इक्वल टू 200 प्लस 800 ए, यानी कि ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से यदि वो एक्सेलरेट कर लेता है तो ओवरटेक कर लेगा, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कितना घूमा वो क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, समझ में आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन देखें। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये अभी। A boy standing on a stationary lift open from above throws a ball upwards with maximum initial speed he can, that is equal to 49 मीटर पर सेकेंड। 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही वो बॉल को फेंक सकता है, उससे ज्यादा स्पीड से नहीं फेंक सकता है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड्स, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड and the boy again throws the ball up with the maximum speed he can, how long does the ball take to return to his hands? तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। एक जैसे मान लो यह लिफ्ट है, इस तरह की लिफ्ट है कोई जो ऊपर नीचे जा सकती है ना। क्वेश्चन को पहले पिक्चराइज करना है हमें, हो क्या रहा है उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। इस लिफ्ट के ऊपर एक बॉय खड़ा है और इसके पास एक बॉल है जिसको ये ऊपर फेंकता है 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये बॉल वापस इसके पास कितनी देर में आएगी। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे सॉल्व किए थे। फॉर्मूला याद है, टाइम इज इक्वल टू 2u डिवाइड बाई जी। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग इक्वेशन से ही सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, मान लो थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला नहीं पता है, फॉर्मूला पता है तब तो बहुत आराम से 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 49 डिवाइड बाई 9.8 जो कि 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लो यह फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करेंगे, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव हमेशा हम लोग यही करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 49 मीटर पर सेकेंड, और जब वो बॉल को कैच करेगा उस समय फाइनल वेलोसिटी हम लोग पता कर सकते हैं क्या। टाइम तो हमें पता नहीं है, एक्सेलरेशन हमेशा -9.8 रहेगा जी, हमेशा यह -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हैं क्या, हमने डिस्कस किया था ना, जब ये बॉल को कैच करेगा उस समय वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी -49 मीटर पर सेकेंड होने वाली है। ठीक है, जब ये वेलोसिटी अटेन हो जाएगी बॉल को, उसी समय वो बॉल कैच पकड़ सकता है लड़का ना। उसकी 1 सेकंड पहले बात करेगा तो बॉल हवा में ऊंची होगी, 1 सेकंड बाद करेगा तो बॉल जमीन तक पहुंच चुकी होगी, तो बिल्कुल इसी मोमेंट पे उसको कैच कर सकता है। तो अब बस फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस इसी फॉर्मूले के ऊपर बन जाना है हमारा। t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई ए, वैल्यूज डाल दो, v है -49, u कितना है 49 डिवाइड बाई ए -9.8, सेम चीज आ गई। 2 इंटू 49 डिवाइड बाई 9.8 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। चलो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया 10 सेकेंड, इस आंसर को हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख लेते हैं 10 सेकेंड। अब दूसरे पार्ट को सोचो, दूसरा पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इस कैलकुलेशन को मैं मिटा दूं, अब यह पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में अब सोचो हो क्या रहा है, क्या पूछा जा रहा है। दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स एट द स्पीड, कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लिफ्ट भी चलने लगती है। क्या होगा, बॉल को जब वो कैच करेगा उस पोजीशन में लिफ्ट थोड़ी सी ऊपर आ चुकी होगी,
है ना। जिस पोजीशन पे लिफ्ट पहले थी उस समय एक हॉरिजॉन्टल लाइन यदि बना देते हैं, इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे थी लिफ्ट पहले, और जब लड़का उस बॉल को कैच करेगा, सेम फेंका उसने यहीं से है, यहाँ से उसने फेंका है, और जब वो कैच कर रहा है तब वो लिफ्ट थोड़ी सी ऊपर आ चुकी है, कहीं यहाँ पर लिफ्ट आ चुकी है, और यहाँ पर ये लड़का इस बॉल को कैच कर लेगा। ठीक है, बॉल अब इसके कैच में आ गई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो सोचना होगा कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से अप्रोच करना है इसको। अब अगर हम लोग बॉल की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड? एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर अब लगा दो यहाँ पे, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की जरूरत होगी, क्योंकि इस बॉय के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी तो सेम 49 मीटर पर सेकेंड ही है ना। इस बॉय के रिस्पेक्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी वही है, और इस बॉय के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वही रहेगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड। जी इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये तो वही रहेगा। तो इस बॉय के रिस्पेक्ट में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। बॉय के रिस्पेक्ट में कोई चेंज हो रहा है क्या? कोई चेंज नहीं हो रहा है बॉय के रिस्पेक्ट में, है ना। सेम स्पीड से लड़के ने बॉल फेंका ऊपर की तरफ, थोड़ी देर के बाद बॉल वापस उसके पास आएगी और वह कैच कर लेगा, और जिस समय कैच करेगा उस समय बॉय के रिस्पेक्ट में स्पीड उसकी बॉल की नेगेटिव यू के बराबर होगी। v इज इक्वल टू नेगेटिव यू के बराबर जब हो जाएगा तब वह लड़का बॉल को कैच कर लेगा। समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो अब ऐसे सोचो, बॉल को एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को बैठा दो यहाँ पे, ठीक है, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, यह देख रहा है बॉल की स्पीड इसके लिए कितनी होगी, यू ऑफ बॉल 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसने दी, लड़के ने दी, प्लस 5 मीटर पर सेकेंड लिफ्ट की स्पीड है वो इसमें ऐड हो जाएगी, 54 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, -9.8। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही होने वाला है। अब बॉल को यह लड़का कैच कब करेगा? लिफ्ट के मोशन को हमने कंसीडर कर दिया है, लिफ्ट के मोशन को हमने ऑलरेडी कंसीडर कर दिया है ना। 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनिशियल स्पीड ले ली है हमने। तो इस बॉल को लड़का तभी कैच करेगा जब डिस्प्लेसमेंट बॉल का इस बॉल के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू जीरो हो जाए। जब x इज इक्वल टू जीरो होगा तो यह इसको कैच कर लेगा। x इक्वल टू जीरो कैसे निकालेंगे हम लोग? सेम फॉर्मूला ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे ना। उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। क्या मिस्टेक कर रहे हैं? हमें इस लड़के के मोशन को भी कंसिडर करना होगा। इसके रिस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट कर लिया है बॉल का पोजीशन, बॉल की स्पीड, तो इसके रिस्पेक्ट में इस लड़के की स्पीड को भी तो, डिस्प्लेसमेंट को भी तो कंसिडर करना होगा, है ना। इस लड़के का जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, उसको भी कंसिडर करना होगा, उसको भी कंसिडर करना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, यह निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड फिर से आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। फिर से सेम कैलकुलेशन पे हम लोग आ गए हैं, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन के ऊपर आ गए हम लोग। 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को फेंका जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 मीटर पर सेकेंड है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो बॉल कैच हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करो, सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हो या थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो।
हमें टाइम चाहिए तो सेकेंड इक्वेशन लेना होगा, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। टाइम चाहिए हमें, x 0 हो रहा है, u कितना है 49 इंटू टाइम प्लस माइनस हो जाएगा -1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। एक टी कैंसिल कर सकते हैं, ये कितना आया 4.9 टी इज इक्वल टू 49, यहां से टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड फिर से आ गया। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चीज हो गई ना। कुछ क्या हो गया, लिफ्ट इस किसी भी स्पीड से जा रही है ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लिफ्ट किस स्पीड से ऊपर जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रिलेटिव मोशन दोनों का सिमिलर है, सेम है, अगर लिफ्ट चले या ना चले, बॉल का रिलेटिव मोशन एकदम सेम है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस बार फिर कुछ और नई चीज हो रही है। क्या है, two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 200 meter high with initial speeds 15 meter per second and 30 meter per second. Verify that the graph shown in the figure, यह ग्राफ है, correctly represents the time variation of relative position of the second stone with respect to the first stone. Neglect air resistance. Assume that the stones do not rebound after hitting the ground. Take g is equal to 10 meter per second square. Give the equations for linear and curved parts of the plot. अब क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन में कहा क्या गया है, बहुत सारी चीजें एक साथ पटक दी गई है। Two stones are thrown simultaneously from the edge of a cliff 200 मीटर हाई। एक क्लिफ है इस तरह का। क्लिफ कैसा होता है, इस तरह का रेस्ड प्लेटफॉर्म टाइप का होता है, और इधर ग्राउंड है या कुछ भी हो सकता है इधर, ये हमारी क्लिफ है। ठीक है, इधर पूरा ग्राउंड ही है यह। इसके ऊपर से दो स्टोन को फेंका गया ऊपर, एक यह फेंका गया और एक को यूं फेंका गया। ठीक है, U1 और U2 है ना, स्टोन 1 और स्टोन 2। तो U1 हमें दिया हुआ है कितना 15 मीटर पर सेकेंड, और U2 क्या दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा गया है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है, स्टोन दोनों स्टोन के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस को निकालना है। तो क्या होगा, स्टोन 1 धीरे धीरे ऊपर जाएगा, स्टोन 2 बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, है ना, स्टोन 2 बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, स्टोन 1 धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझो क्या क्या है, सॉल्यूशन तो मैं बता दूंगा, सॉल्यूशन बहुत आसान है, पर हो क्या रहा है। स्टोन 1 जब मान लो यहां पर है, मान लो स्टोन 1 यहां पे, मैं येलो कलर से ड्रॉ करता हूं, चलो हाँ, जब स्टोन 1 यहां पे है तब स्टोन 2 काफी आगे निकल चुका होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। इनिशियल वेलोसिटी स्टोन 1 की कम है, तो स्टोन 1 पीछे रह गया, स्टोन 2 काफी आगे निकल गया है। स्टोन 1 जब यहाँ पे आ गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, तब स्टोन 2 और ऊपर जा चुका होगा, कहीं और मान लो यहाँ पर आ चुका होगा। और इस पॉइंट पे क्या होगा, चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। जब मान लो स्टोन 1 अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, उस समय क्या होगा, ब्लैक कलर, V1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टाइम कितना होगा, टाइम T1 निकाल देते हैं यदि, तो कितना होगा 15 डिवाइड बाय जी को देखो 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड लेना है, तो 10 ले लिया, 1.5 सेकेंड के बाद ऐसा होगा कि स्टोन 1 अपने हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पहुंच गया। तो इसमें V2 क्या होगा, स्टोन 2 की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ स्टोन 2 U प्लस 80 है ना, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी 30 है, प्लस सॉरी माइनस, एक्सेलरेशन नेगेटिव है हमारा, माइनस 10 इंटू 1.5, 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। अभी यह ऊपर की ओर जाता रहेगा, स्टोन 1 जहां कहीं भी होगा, आगे तो होगा ही होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा थी इसकी, जहां भी होगा यह अभी ऊपर की ओर जाता ही रहेगा। स्टोन 1 ऊपर की ओर चलता जाएगा अभी, है ना, स्टोन 1 ऊपर की ओर चलता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, स्टोन 2 अब नीचे की ओर आना स्टार्ट कर देगा। स्टोन 2 का हाईएस्ट पॉइंट यह हो चुका है,
अब ये नीचे की ओर आना स्टार्ट कर देगा और स्टोन 1 अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, स्टोन 1 अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, स्टोन 2 नीचे की तरफ आने लग गया। अब जब यहाँ पे स्टोन 2 पहुंच जाएगा इस लेवल पे, उस समय टाइम कितना होगा? 1.2 सेकेंड का डबल 3 सेकेंड होगा उस समय टाइम। 3 सेकेंड पे स्टोन 2 की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ स्टोन 2 इज इक्वल टू 30 माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। जब स्टोन 2 यहाँ पे पहुंच चुका है तब यह मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा स्टोन 1। ठीक है, अब दोनों नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेंगे, है ना। स्टोन 1 भी नीचे की तरफ जा रहा है, स्टोन 2 भी नीचे की तरफ जा रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा? स्टोन 2 यहाँ पे आके जमीन पे गिर गया, रुक गया। या स्टोन 2 गिर गया, लेकिन स्टोन 1 तो अभी नीचे की ओर चलता रहेगा, चलता रहेगा। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आकर के यह रुक जाएगा। तो यही ग्राफ में दिया गया है। पहले दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, दोनों का स्पीड अलग अलग है, हमने बात किया पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस अलग अलग है, तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। और जब स्टोन 1 जमीन पे गिर चुका है, यहाँ पर आ चुका है, जब स्टोन 1 यहाँ पहुंच चुका है, उस समय के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। और स्टोन 2 भी जब नीचे गिर जाएगा, जमीन पे आ जाएगा, तब इस पॉइंट पे दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा वापस। ये हो रहा है। अब इक्वेशन की बात करेंगे, हमको यह वेरीफाई करना है कि ग्राफ ऐसा ही बनेगा या किस तरह का बनेगा, यह हम लोग वेरीफाई करेंगे अभी। लेकिन पहले ये क्लियर हो गया ना कि क्वेश्चन में ओवरऑल दिया क्या है। अब हम लोग बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। चलो, तो इन सबको अब मैं मिटा देता हूं एक बार। हमें सॉल्यूशन जैसे चाहिए उसको लेते हैं। स्टोन 1 और स्टोन 2 की वेलोसिटी हमें पता चल चुकी है। अब स्टोन 1 और स्टोन 2 की वेलोसिटी हमें पता है। रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्टोन 2 विथ रिस्पेक्ट टू स्टोन 1, यू निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ स्टोन 2 विथ रिस्पेक्ट टू स्टोन 1 कितना होगा? 30 माइनस 15 मीटर पर सेकेंड होगा ऐसा, 15 मीटर पर सेकेंड। यही है ना, पहला स्टोन 15 मीटर की स्पीड से जाएगा, दूसरा स्टोन 30 मीटर की स्पीड से जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन 2 विथ रिस्पेक्ट टू स्टोन 1 कितना होगा? -10 माइनस ऑफ -10 इज इक्वल टू 0। एक दूसरे के कंपैरिजन में दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। समझ में आ रहा है ये? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? x ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू u ऑफ 2 इंटू 1 इंटू टाइम प्लस एक्सेलरेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इंटू टाइम, और ये 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 है तो क्या होगा? 15 इंटू टी प्लस 0t, सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला में, हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें 0 लग गया है, a जब 0 है तो 0t स्क्वायर हो गया, तो क्या आ रहा है हमारा? 15t। हमें क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन 2 विथ रिस्पेक्ट टू स्टोन 1 इज इक्वल टू 15 इंटू टी। इस स्पीड से डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ता चला जाएगा। ऐसा कब तक होगा? ऐसा कब तक होगा? ऐसा तब तक होगा जब तक कि स्टोन 1 जमीन पे यहां गिर नहीं जाए। जब स्टोन 1 यहां रुक जाएगा, उसके बाद स्टोन 1 का एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, स्टोन 1 का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा यहाँ पे, तब फिर कुछ और बात होगी। बात समझ में आ रही? जब तक ये स्टोन यहाँ पे पहला स्टोन गिर नहीं जाता है, तब तक इसी फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब कैलकुलेट करें कितनी देर तक ऐसा होगा। ये जो है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, x इज इक्वल टू 15 इंटू टी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन जो क्वेश्चन में दी हुई थी, ग्राफ में हमें जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था, ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यह ग्राफ, हाँ, ये स्ट्रेट लाइन जो था, कितनी देर तक ये स्ट्रेट लाइन होगा यह निकाल देना है हमें। कब? पहला स्टोन 1 जब ग्राउंड पे गिर चुका है उस समय तक। इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए हमने बात कर ली थी कि यहां तक पहुंचने में तो 3 सेकंड की देर, 3 सेकंड में स्टोन 1 क्लिफ के इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट पे आएगा।
उसके बाद स्टोन 1 को ये 200 मीटर की दूरी और तय करनी है ना। क्लिफ की हाइट 200 मीटर ही थी ना, क्लिफ की हाइट 200 मीटर थी, ठीक है। तो 200 मीटर की दूरी स्टोन 2 को और तय करनी है। उसमें समय कितना लगेगा? डिस्टेंस हमारे पास 200 है। यहां से अब 15 मीटर की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी ना, यहाँ पे नीचे की तरफ 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। 15 इंटू टाइम प्लस 10 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अब वेलोसिटी भी नीचे की तरफ थी, है ना। जब यहाँ से नीचे जा रहा है, अब स्टोन अब यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है। यह देखो, यहाँ स्टोन 1 यहाँ 3 सेकंड बाद यहाँ पहुंच चुका है घूम करके। अब इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, और दूरी 200 मीटर कवर करना है। तो यही फॉर्मूला है ना, 200 मीटर की दूरी तय करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इससे समय हमें मिल जाएगा। तो क्या आएगा, 200 इज इक्वल टू 15t प्लस 5t स्क्वायर, कैंसिल कर दो। 40 इज इक्वल टू 3t प्लस टी स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या है हमारा इक्वेशन? टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3t माइनस 40 इज इक्वल टू 0, यानी कि t प्लस 8 t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू क्या आई? 5 सेकेंड, ठीक है। पच्चीस गुना 5 125 प्लस 75, ठीक है। 5 सेकेंड में स्टोन 1 ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। देखो, अब दो पार्ट में हमने बात कर रहे थे। 3 सेकेंड में स्टोन पहले यहां पर पहुंचा है, और उसके बाद 5 सेकेंड में यहां पर पहुंच जाएगा। तो टोटल 8 सेकेंड का प्रोसेस हुआ। 8 सेकेंड तक यह इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन था हमारा? यह इक्वेशन जो था, 8 सेकेंड तक यह वैलिड रहेगा। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर 8 सेकेंड्स। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 सेकेंड, है ना। ये देखो, यहाँ पे अब मैच हो रहा है। 8 सेकेंड तक यही ग्राफ है हमारा स्ट्रेट लाइन वाला। 8 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है हमारे पास। 8 सेकेंड के बाद क्या होगा? 8 सेकेंड के बाद क्या होगा? 8 सेकेंड के बाद स्टोन 1 ग्राउंड पे आ चुका है। स्टोन 2 का पोजीशन पता करना होगा, और फिर उसका मोशन पता करना होगा। बात समझ में आ रही है? 8 सेकेंड के बाद स्टोन 2 का पोजीशन हमें पता करना है, और फिर आगे उसका मोशन कैसे होगा यह पता करना है। चलो, तो इसको मिटा दूं अब मैं। 8 सेकेंड के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ अब स्टोन 2 का पोजीशन पता करना है पहले तो अब स्टोन 2 का हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है -10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें दिया हुआ है 8 सेकेंड। तो पोजीशन क्या होगा निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से पोजीशन निकल जाएगा। क्या आएगा ये? 30 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर 64। ओ, टी की वैल्यू 8 लगा देनी है यहां पर भी। 8 240 माइनस 32 320 इज इक्वल टू -80 मीटर। मतलब स्टोन 2 इससे 80 मीटर नीचे पहुंच चुका है अभी, है ना। इस लाइन से नीचे 80 मीटर नीचे पहुंच चुका है। कहीं यहां पे है, मान लो किसी इस पॉइंट पे है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट इसका 80 मीटर है, ठीक है। 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। कुछ गलत आ रहा है? सब ठीक है ना? कहीं गलती की है क्या? 30 इंटू टाइम -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। हाँ, 3 से 3 3 6 तो
ठीक है, ठीक है, 80 मीटर इस क्लिफ से नीचे है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहीं पे, अब तो डिस्प्लेसमेंट कम होते हैं, रिलेटिव दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कम होते जाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अभी है, यह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना था, 120 मीटर था, आ रहा है 120 मीटर डिस्प्लेसमेंट था। और वैसे भी देख लो 8 सेकेंड पे एक्स, हमारा फॉर्मूला क्या आया था, x इज इक्वल टू 15t, है ना, 15t आया था। इसमें 8 सेकेंड, t की वैल्यू 8 सेकेंड डालते हैं तो x कितना आता है, 120 मीटर। ऐसे भी मैच हो रहा है, दोनों तरफ से मैच हो रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे निकाले तो 120 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, और उसके बाद अगर इधर से निकाले तो भी 120 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे डिस्टेंस 120 मीटर का होना चाहिए। देख लो यही है ग्राफ में, 120 मीटर का डिस्प्ले, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 120 मीटर का। उसके बाद क्या होने वाला है, 80 मीटर की दूरी है, यहाँ पे 80 मीटर की दूरी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, और जी के एक्सेलरेशन के कारण या ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेट होता चला जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल दें अब, वेलोसिटी एट 8 सेकेंड, वेलोसिटी एट 8 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, 30 माइनस 10 इंटू 8 इज इक्वल टू -50 मीटर पर सेकेंड। ये नीचे की तरफ है वेलोसिटी, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, -50 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह भी नीचे की तरफ है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, पोजीशन का फॉर्मूला x इज इक्वल टू यू टी, जो कि हो जाएगा -50 इंटू टी -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक आएगा, इसके बाद क्वाड्रेटिक आएगा। और इसको 120 मीटर की दूरी तय करनी है। 120 मीटर जब ये डिस्टेंस कवर कर लेगा नेगेटिव में, तब यह बॉल ग्राउंड पे आ जाएगा। वो क्या होगा, -50t -5t स्क्वायर। फिर से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होगा, सारे माइनस को कैंसिल कर देते हैं, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 5 होगा, कितना आएगा, 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि t प्लस 12 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसके बाद 2 सेकेंड में बॉल नीचे पहुंच जाएगा। देखो 8 सेकेंड यहाँ पे था, 2 सेकेंड बाद नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पैराबोला का भी इक्वेशन मिल गया, स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन मिल गया हमें। ऐसे समझ में भी आई बात क्या हो रहा है इसमें। ओके, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं।